अब मान लो अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ पेपर में, ठीक है, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड याद ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपको याद करने का ट्रिक क्या होगा, देखो। वेलकम इन के स्टडी 1024, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं इसकी बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम 3 चीज़ें सीखेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो आपको ये सॉलिड शेप्स नज़र आ रही हैं इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब जब ये सिंगल सॉलिड शेप्स हैं, कंबाइंड नहीं है, ठीक, यानी कि अलग अलग इनको स्टडी करेंगे, पहली चीज़ हो गई। दूसरा हम सीखेंगे जब इनको कंबाइन कर दिया जाए तब हम उसका जो एरिया है या वॉल्यूम है कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंबाइंड का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास एक कोन है और इस पे एक हेमिस्फेयर रख दिया जाए, आधा गोला रख दिया जाए, तो ये आइसक्रीम जैसा कुछ बन जाता है। तो इसका हम एरिया या वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ हम सीखेंगे। तीसरी चीज़ हम सीखेंगे जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3, उनका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस चैप्टर को शुरू करने के लिए बहुत से कमेंट्स आए हुए थे जब मैं चैप्टर नंबर 12 अपलोड कर रहा था, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही थी। देखो इसमें दिक्कत 2 चीज़ों की आती है। पहली दिक्कत ये आती है कि जब आप इसके क्वेश्चंस कर रहे होते तो कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है। दूसरी दिक्कत आती है कि जब आपको कंबाइंड फिगर दी जाती है इस तरह से, तब आप में से बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करने हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें कैलकुलेशन एक तरीके से करना होता है। अगर हम गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं और लेंदी बना दे रहे हैं उसको, तो वो गलत हो गई होगा। लेकिन अगर आप तरीके से कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो कैलकुलेशन में भी कहीं गलती नहीं होगी। प्लस में जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड आप देख सकते हो, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे इसके एरिया से, टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपने बहुत बार पढ़ा होगा रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। जो रेक्टेंगल होता है, मान लो अगर ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो ये जो सरफेस नजर आ रहा है ये सारा इसका क्या है, एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जो क्यूबॉइड है इसका हर एक सरफेस एक रेक्टेंगल होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो मेरे हाथ में जो ये बुक है, ठीक है, इसका आप कोई सा भी सरफेस ले लो, ठीक है, ये ले लो आप, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सामने से देखो ये एक रेक्टेंगल है, इधर से देखोगे ये एक रेक्टेंगल है, मतलब इसमें सारी चीज़ें क्या हैं, रेक्टेंगल हैं। तो रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं हम उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें एरिया मिलता जाएगा एक एक फेस का। तो पहले बात करते हैं नीचे वाले फेस की। नीचे देखो ये चीज़ जो आ रही है इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जो सिर्फ नीचे है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो आप एक कमरे में हो, कमरे का जो फर्श है, ठीक है, उसमें लंबाई आ रही है और चौड़ाई आ रही है, ऊंचाई नहीं आ रही फर्श में, ठीक है। तो फर्श का जो एरिया होगा वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब नीचे वाले पार्ट का, ठीक। अब जितना नीचे वाला हिस्सा है उतना ही ऊपर वाला होगा। देखो ये चीज़ लेंथ है, ये चीज़ ब्रेथ है, तो इसका एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो मतलब इसका डबल कर दो, नीचे वाले का एरिया एल इंटू बी और ऊपर वाले का भी एल इंटू बी। यहाँ से अगर आप समझना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो इसकी लेंथ है ये मान लेते हैं ये लेंथ हो गई, ये जो ब्रेथ है ये इसकी ब्रेथ हो गई, चौड़ाई, और जो इसकी ऊंचाई है, हाइट, वो मान लो ये इतना ऊंचा है, ठीक। तो जो नीचे वाला हिस्सा है लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 चीज़ आ रही है, लेंथ और ब्रेथ, ये आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ, इतना ही बड़ा ऊपर वाला होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ एक बार, लेंथ इंटू ब्रेथ दूसरी बार, तो 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, ठीक। इसी तरह से अगर आप इस वाले का एरिया देखोगे तो ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, तो ये हो जाएगा बी इंटू एच, ठीक। जितना बड़ा ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया होगा, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ आ रही है, यहाँ पे हाइट है, ये ब्रेथ है, तो यानी कि ये भी 2 बार हो गया प्लस, ठीक है। अब सामने देखो ये चीज़ है लेंथ और ये चीज़ है हाइट, ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू में हाइट, या फिर हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो h इंटू एल, जितना बड़ा ये है इतना इसके पीछे वाले का होगा, यानी कि ये भी डबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, हर चीज़ आपको 2 2 बार मिल रही है। जितना बड़ा ये सामने वाला एरिया उतना बड़ा इसके पीछे वाला, जितना बड़ा ये सामने वाला उतना ही बड़ा ये वाला, जितना बड़ा ये वाला उतना ही ये, ठीक। तो हर चीज़ आपको 2 2 बार मिल रही है। तो आप इनमें से 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लो तो आंसर क्या आएगा, देखो एल इंटू बी प्लस में बी इंटू एच प्लस में एच इंटू एल, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कैसे आया।
अब मान लो अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ पेपर में, ठीक है, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड याद ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपको याद करने का ट्रिक क्या होगा, देखो सिंपली इसको याद कर सकते हैं, ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने देखा कि भाई जो क्यूबॉइड होता है उसमें 3 चीजें आती हैं, एक लेंथ आती है, दूसरी चीज है ब्रेथ, और तीसरी चीज है हाइट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, देखो सिंपली शुरुआत में, ठीक है, मान लेते हैं मैं भूल गया, ठीक, एरिया पेपर में मैं भूल गया। शुरुआत में देखो आपको क्या लिखना है, 2, इतना तो सबको याद रह गया, शुरुआत में 2 आता था। फिर आपको क्या करना है, आपको शुरू से चलना है और 2-2 चीजें लेनी है, ठीक है। LBH आप एक सीरीज में लिखोगे ऐसे, और 2-2 चीजें लेनी है, मतलब शुरुआत से चले बी तक पहुंचे, 2 चीजें ली, मतलब L इंटू बी आ गया। फिर प्लस लगाना है, बी पे आप पहुंच चुके हो, बी से जाओगे आगे, ठीक है, बी पे आप पहुंचे थे, बी से आगे गए, 2 चीजें कौन सी आ रही है, बी और एच, प्लस जहां पे आप पहुंचे हो वापिस आ जाओ जहां से चले थे। शुरुआत आपने कहां से की थी, एल से, तो लास्ट में कहां पहुंचे, एच पे, तो एच से एल पे आ जाओ, यानी एच एल, ठीक है। तो देखो ये वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी लिखा था। तो मतलब अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो इतने सिंपल सी चीज लिखो, LBS तीनों, ठीक है, फिर 2-2 करके ले लो, बाहर 2 लगा दो, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सारा एरिया ले रहे हैं हम, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया के बाद बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है अगर मैं क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं तो मैं नीचे वाला जो फर्श है यानी कि L इंटू बी जो आया था इसको छोड़ दे रहा हूं, और ऊपर वाला जो छत है इसकी टॉप है इसको भी छोड़ दे रहा हूं। मतलब L इंटू बी जो 2 बार आ रहा था वो हटा दो, ठीक है, L इंटू बी जो 2 बार आ रहा था ये हटा देते हैं, L इंटू बी भूल जाओ। क्या क्या बचा यहाँ पे, BH, और यहाँ क्या बचा हुआ है, HL, ठीक है। मतलब कि इसमें फर्श और छत का एरिया छोड़ दिया, बॉटम और टॉप का। तो यहाँ से देखो क्या चीज़ कॉमन है, H कॉमन है, ठीक है। तो H कॉमन जो है वो बाहर लिख लो, बाहर पहले से क्या है, बाहर है पहले से 2, H कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे B और यहाँ पे L, ठीक है। देखो H बाहर निकाला तो यहाँ पे B बचा है, और यहाँ से H बाहर निकाला तो यहाँ पे L बचा है। आपकी बुक में L पहले लिखा है, B बाद में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं यार, इसको आप पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, L पहले लिखा और B बाद में लिख दिया। तो ये कौन सा एरिया आया, ये आया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या चीज़ होती है, क्या दोनों में डिफरेंस है कोई, या दोनों सेम ही चीज़ है। देखो टेक्निकली देखें तो यहाँ पर जो लेटरल सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया है वो एक ही चीज़ होती है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया तब बोलना ज़्यादा सही रहता है जब जिस चीज़ का एरिया निकाल रहे हो उसमें कोई ना कोई चीज़ कर्व्ड हो। कर्व मतलब ऐसे घुमावदार हो, जैसे हमारे पास जब सिलेंडर होता है, ठीक है, मान लो ये सिलेंडर की शेप का है, तो सिलेंडर में ये चीज़ कर्व है, घुमावदार है, ठीक है। तो जब उसका एरिया निकालेंगे कर्व वाला, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे कि ये कर्व सरफेस एरिया है। बट यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में सारी चीज़ें फ्लैट होती हैं, कुछ भी घुमावदार नहीं होता है, कर्व नहीं होता है, तो इसीलिए इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। बात वही है, चाहे आप कर्व बोलो या लेटरल, आपको डिफरेंस बस पता होना चाहिए, कर्व कब बोल रहे हैं, लेटरल कब बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूँ इसके वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वो होता है तीनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दो, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। आपको मेनली ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, और ये हो गया वॉल्यूम। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में 10वीं में ज़्यादातर इतना सिंपल नहीं पूछेंगे। 10वीं में जो केस देंगे अगर आपको सिंगल का देते हैं तो वो बोलेंगे कि या तो ये टॉप से खुला हुआ है या तो ये बॉटम से खुला हुआ है, ठीक है, एक तरफ से खुला हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो केस है यहाँ पर वो है ओपन फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ क्यूबॉइड इज ओपन, इफ क्यूबॉइड इज ओपन फ्रॉम टॉप, ठीक है। अगर क्यूबॉइड जो है वो ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, तब हम एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। देन एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब इसको ऊपर से खोल दिया गया, मतलब ऊपर वाली सिर्फ छत गायब कर दी गई है, तब जो एरिया बचा बाकी का वो एरिया हमें निकालना है। तो इसको निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, देखो आप पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, ठीक है। आपने क्या निकाल लिया, पहले टोटल सरफेस एरिया,
और उसमें से जो चीज़ हटा दी गई है, जो चीज़ नहीं है, मतलब अगर छत खुली हुई है, मतलब ये वाला छत वाला हिस्सा है नहीं उसमें, तो छत वाला हिस्सा गायब कर दो, L इंटू बी। ठीक है भाई, देखो इसकी लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ बॉटम की थी, बॉटम जितना ही छत था, तो बॉटम L इंटू बी थी, तो ये भी L इंटू बी होगा। देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकाला, उसमें से लेंथ इंटू ब्रेथ यानी छत वाला एरिया माइनस कर दिया। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है एरिया निकालने का इसका, अगर ये ऊपर से खुला है या नीचे से खुला है बात एक ही पड़ेगी। वो हो जाएगा कि आप भाई लेटरल सरफेस एरिया निकालो और उसमें से क्या कर दो, प्लस कर दो L इंटू बी। ठीक है, ध्यान से देखना फिर से, लेटरल सरफेस एरिया क्या चीज़ थी, लेटरल सरफेस एरिया में हमने दोनों चीज़ें हटा दी थी। जब मैंने आपको लेटरल सरफेस एरिया बताया तो मैंने कहा कि भाई इसमें से L इंटू बी दोनों बार हटा दो, यानी कि छत भी हटा दी हमने और बॉटम भी हटा दिया, चारों दीवारें बची किनारे किनारे की। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जो क्यूबॉइड है सिर्फ ऊपर से खुला हुआ है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है, सिर्फ नीचे से है वो, तो मतलब चारों दीवारों का हो गया लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों का हो गया, और उसमें से आपने नीचे वाला L इंटू बी जोड़ दिया। ठीक है, तो ऊपर वाला नहीं जोड़ा भाई। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो अगर क्यूबॉइड ओपन है फ्रॉम टॉप से। ठीक है, अब देखो जो एरिया है या वॉल्यूम है, क्वेश्चन में बहुत बार लिखा नहीं होता, आप डायरेक्ट एरिया फाइंड करो या वॉल्यूम फाइंड आउट करो। ठीक है, जैसे बोल देते हैं कि क्यूबॉइड में पानी भरा जाता है, कितना पानी आएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि आपको एरिया निकालना है या वॉल्यूम, तो आप पता कैसे करोगे। देखो एरिया का मतलब है जिसको आप टच कर पा रहे हो बाहर बाहर से, वो जगह कितनी है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर है क्यूबॉइड के शेप का, तो जहाँ पे ये पेंट हुआ है बाहर बाहर, ये इसका एरिया है। ठीक है, और अगर मान लो ये खोखला होता और मैं इसके अंदर पानी भरता, तो पानी जिस जगह में आता वो वॉल्यूम है। मतलब क्या कि अगर मैं इसके अंदर पानी भर रहा हूँ तो पानी जहाँ पे भरेगा, जो जगह होगी इसकी, वो इसका वॉल्यूम है। और अगर मैं इस पर पेंट कर रहा हूँ बाहर बाहर से, तो जहाँ जहाँ पे पेंट हो रहा है वो इसका एरिया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया भाई क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया क्यूबॉइड का, क्योंकि ये पहली चीज़ थी तो डिटेल में बताना जरूरी था। अब हम जो आगे करेंगे वो जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो अब बात करेंगे क्यूब की। ठीक, क्यूब क्या होता है, देखो क्यूब एक स्पेशल केस है क्यूबॉइड का, जहाँ पे तीनों साइडें बराबर आ जाएं, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को बराबर ए के मान लो, तो तीनों साइडें बराबर हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, देखो क्यूब में टोटल कितने फेसेस हैं, 6। ठीक है, तो हर एक का एरिया कितना होगा, ए इंटू ए। देखो क्यूब में क्या बनेगा, हर एक फेस सामने वाला फेस देखो सिर्फ, तो ये ए है, ये भी ए है, मतलब ये सामने वाला फेस स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर। ऐसे ऐसे कितने ए स्क्वायर होंगे, 6। ठीक है, ऐसे ऐसे कितने ए स्क्वायर होंगे, 6 ए स्क्वायर होंगे, मतलब टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो 6 ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस बार आप एज्यूम कर सकते हो आप जिस कमरे में हो एक क्यूब के आकार का है, तो जो फर्श होगा इसका एरिया भी ए स्क्वायर साइड इंटू साइड, जो छत होगा उसका भी एरिया ए स्क्वायर। ठीक है, 2 ए स्क्वायर हो गए, प्लस में चारों दीवारों का एरिया 4 ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर जमा 2 ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर होगा टोटल एरिया। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूं इसके लेटरल सरफेस एरिया की, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बहुत बार हम कर्व सरफेस एरिया बोल देते हैं इसको भी। ठीक है, बात एक ही है, बट आपको फिर से बोल रहा हूँ डिफरेंस समझना जरूरी है, इसमें कोई कर्व नहीं है, इसलिए लेटरल बोलना ज़्यादा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसमें जैसे हमने नीचे वाला फर्श और ऊपर वाला छत हटाया था तब बोला था लेटरल, तो इसमें भी नीचे वाला छत हटा दो, ऊपर वाला हटा दो, यानी कि ए के स्क्वायर नीचे से गायब हो गया, ए के स्क्वायर ऊपर से, कितने ए स्क्वायर बचे, 4 ए स्क्वायर। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 ए स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो बराबर हो जाएगा ए इंटू ए, यानी कि ए का क्यूब। जैसे उसमें एल इंटू बी इंटू एच था, इसमें ए इंटू ए है, यानी ए का क्यूब हो गया। ठीक है, अगर मान लो ये ऊपर से खुला होगा, ठीक है, इफ क्यूब इज ओपन फ्रॉम टॉप, इफ क्यूब इज ओपन फ्रॉम टॉप, तब क्या करेंगे भाई हम, अगर ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, देन एरिया, वॉल्यूम में तो फर्क नहीं पड़ना कोई, एरिया क्या हो जाएगा 5 ए स्क्वायर, भाई ऊपर से खुला है ना, तो एक ए स्क्वायर कम कर दो। ठीक, तो ये हो गया क्यूब के बारे में। अब बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। ठीक है, देखो जो सिलेंडर है हमारे पास, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये तीसरी फिगर है, ये सिलेंडर की है। ठीक, सिलेंडर में क्या होता है, देखो
नीचे वाला पोर्शन सर्कुलर, ऊपर वाला पोर्शन सर्कुलर, इस वाली हाइट टोटल जो इसकी लंबाई इसको बोलेंगे हाइट, और ये है इसकी रेडियस, ठीक है, बीच में सेंटर है, ठीक है। जैसे कि आप इसको देख पा रहे होगे, ये जो बोतल थी मेरे पास अभी जो थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी मैंने, इसमें ये वाला पोर्शन सर्कुलर है, नीचे वाला पोर्शन सर्कुलर है और ये कर्व है ऐसे, ठीक है। तो ये एग्जांपल है एक सिलेंडर का, ठीक। तो यहाँ पर जो सिलेंडर होता है, पहले बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, या फिर यूँ कर लो पहले कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझो, कि अगर आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, देखो अगर आपके पास सिलेंडर है तो आप यहाँ पर सिर्फ इसके कर्व पोर्शन का एरिया निकाल रहे हो, यानी जो घुमावदार है, ऊपर वाला सर्कल नहीं निकाल रहे, नीचे वाला सर्कल नहीं निकाल रहे। कि देखो जैसे अभी मैं दिखाई है सिलेंडर, ठीक है, तो इसमें अगर ऊपर वाला सर्कल आप छोड़ दो, नीचे वाला सर्कल भी छोड़ दो, मत लो, सिर्फ इधर वाला एरिया निकालो आप कर्व पोर्शन का, तो इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये जो एरिया मैंने शेड किया ये है इसका CSA। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो कितने के बराबर आता है, वो बराबर आता है 2 पाई आर एच। आर क्या होगा इसकी रेडियस और एच क्या है इसकी हाइट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये कितना हो जाएगा। देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो यार इतने का एरिया अगर मैं देखूँ, ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या था, कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया तो आपको लेना ही लेना है, यानी कि 2 पाई आर एच तो आप लोगे ही लोगे, प्लस ये ऊपर वाला सर्कल भी चाहिए, नीचे वाला सर्कल भी चाहिए, मतलब 2 सर्कल और एक्स्ट्रा आ जाएंगे इसमें, तो मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एक सर्कल का एरिया, इसका डबल कर दिया, दोनों सर्कल का एरिया आ गया। मतलब अगर मैं पूरी जगह शेड कर रहा हूँ तो ये मतलब है इसके टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है, ये सारा। तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 पाई आर यहाँ पर भी है, 2 पाई आर स्क्वायर है तो आर भी यहाँ से मिल जाएगा, मतलब 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, अंदर यहाँ पे एच बचा, प्लस आर स्क्वायर में से एक आर बाहर है, आर बचा। तो मतलब क्या कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब अगर मैं बात करूँ इसके वॉल्यूम की, ठीक है, किसकी बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बेस का एरिया, बेस क्या है पाई आर स्क्वायर, इसका बेस देखो सर्कल है पाई स्क्वायर इनटू में हाइट, ठीक है। तो ये हो गया सिलेंडर के बारे में। अब बात कर लेते हैं कौन के बारे में, ठीक है। तो सिलेंडर भी आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूले आप लिखते रहना या स्क्रीनशॉट लेते रहना या वीडियो पॉज कर लेना लिखने के लिए, ठीक है। अब कौन की बात करते हैं, ठीक है, सिलेंडर हो गया। तो कौन में क्या है, देखो कौन में एक नई चीज़ आती है स्लैंट हाइट। देखो रेडियस इसकी तरह ही है, हाइट भी, ठीक है, इसकी तरह ही है। यहाँ पे जो तिरछी ऊंचाई होती है, हिंदी में इसे बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई, जो तिरछी ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं स्मॉल एल, यानी स्लैंट हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करो अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो ये बराबर होता है पाई आर एल के, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या समझोगे आप, कि अगर हमारे पास ये कोन है तो हम सिर्फ इतने का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, ये क्या चीज़ है, कर्व सरफेस एरिया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इसका मतलब होता है देखो कि भाई अगर आपके पास ये कॉन है तो ये एरिया तो आप निकालोगे ही निकालोगे, ठीक है, और ये ऊपर वाला सर्कल भी निकालोगे, मतलब टोटल में कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही, यानी पाई आर एल तो आएगा ही, प्लस में जो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या पाई आर स्क्वायर, वो भी आ जाएगा। तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, पाई दोनों के पास है, आर यहाँ पर भी आर स्क्वायर, तो एक आर कॉमन आएगा, यहाँ पे एल और यहाँ पे आर। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये सारा मिला के क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब अगर मैं बात करूँ इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम का मतलब इसमें जगह कितनी है, तो इसका वॉल्यूम होगा 1/3 ऑफ दिस। इसका वॉल्यूम कितना आया था, देखो इसका आया था पाई आर स्क्वायर एच, इसका कितना आया था पाई आर स्क्वायर एच, कौन का कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी आपको याद रखना है अगर हाइट और रेडियस बराबर हो कौन की और सिलेंडर की, तो जो कौन का एरिया होता है वो सिलेंडर के एरिया के
1/3 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया सिंगल शेप्स। अब देखो जो हमें आगे पढ़ना है वो है स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो देखो जो स्फेयर है इसका एग्जाम्पल है ये बॉल। ठीक है, जब कोई प्लास्टिक की बॉल या गेंद नजर आ रही है, ये एग्जाम्पल है स्फेयर का। ठीक है, बीच में इसका सेंटर और ये रेडियस। तो अगर मैं बात करूँ इसके टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4πr²। ठीक है, इसमें कर्व सरफेस एरिया कुछ नहीं होता, मतलब कि या यूं कह लो कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वही कर्व सरफेस एरिया है, इसमें हम अलग से नहीं निकालते क्योंकि इसमें आप छोड़ोगे सब कुछ तो ऐसे, ठीक है, गोल गोल है, तो यहाँ पर सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है। और अगर इसमें बात करूँ इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है ये बराबर आता है 4/3πr³ के। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ हेमिस्फेयर की, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि इसमें आपके पास छोड़ने के लिए कुछ है। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, देखो ये हेमिस्फेयर है हमारा, अगर मैं सर्कल छोड़ दूँ ऊपर वाला और सिर्फ नीचे वाला इसका सहारा लूँ, ठीक है, मतलब कि देखो हेमिस्फेयर क्या होगा, ये जो बॉल थी इसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए। ठीक, तो जो ये आधा गोला बचा इसको हम क्या बोलेंगे, हेमिस्फेयर। ठीक, तो हेमिस्फेयर में ऊपर वाला सर्कल ना निकालूँ, ठीक है, नीचे वाला ये सिर्फ एरिया निकालूँ, तो इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, जो कि हो जाएगा 2πr²। ठीक, ये जो एरिया है किसका है, हेमिस्फेयर का। तो अगर मैं बात करूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये कितने के बराबर होगा, देखो जो ये कर्व सरफेस एरिया है ये तो रहेगा ही रहेगा टोटल में, ठीक है, ये चीज़ तो रहेगी, और ये ऊपर वाला सर्कल भी मिला लोगे, तो नीचे वाला सिर्फ कर्व वाला कितना था 2πr², ऊपर का एक और सर्कल आ गया, तो टोटल कितना हो गया 2 + 1 यानी 3πr²। और अगर मैं बात करूँ इसके वॉल्यूम की, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा, जो पूरे स्पेयर का था इसका आधा, पूरा स्पेयर कितना था 4/3πr², तो ये कितना होगा 2/3πr³। ठीक है, 2/3πr³। ठीक, तो ये आ गया इसका वॉल्यूम। तो ये सिंगल फिगर हो गई। अब कंबाइंड फिगर के बारे में देखते हैं। अब देखो जो यहाँ पे सबसे पहली फिगर मैंने ली है कंबाइंड फिगर में, वो है कंटेनर की। कंटेनर कैसे बना है, बीच में क्या आ रहा है, एक सिलेंडर, ऊपर क्या है एक हेमिस्फेयर, नीचे क्या है एक हेमिस्फेयर। मतलब ये कुछ इस तरह से बना है कि बीच में एक सिलेंडर आता है, ऊपर एक हेमिस्फेयर और नीचे एक हेमिस्फेयर। खास बात क्या है कि जो सिलेंडर है यहाँ पर और जो हेमिस्फेयर है इनकी रेडियस आपस में बराबर है। ठीक, और जो सिलेंडर है इसकी हाइट है स्मॉल h के बराबर। 2 बातें हमसे पूछी गई हैं, पहला टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर कितना होगा, दूसरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना होगा। अब आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आपको नजर आ रहा है ये कंटेनर के टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, ना तो यहाँ पे हम हेमिस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं और ना ही यहाँ पर जो सिलेंडर है उसकी, बल्कि जो कंटेनर है उसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में पूछा गया है। अब भले ही जो कंटेनर है वो इनसे ही मिलके बना है, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि जो कंटेनर है अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला जाए तो वो हेमिस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया और सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया से बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता वो मैं समझाता हूँ। देखो मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर देखो एक हेमिस्फेयर रखा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या रखा है, एक हेमिस्फेयर। जैसे यहाँ पर इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है और इसके नीचे भी मैंने यहाँ पर देखो एक हेमिस्फेयर रख दिया। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बीच में सिलेंडर, ठीक है, और ऊपर और नीचे क्या है, हेमिस्फेयर्स। तो अगर मैं इस कंटेनर की बात करूँ, जो ये पूरा डिजाइन बना मेरे पास, इसका टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकालूं तो वो कैसे निकाल पाऊंगा। देखो यहाँ पर जो सिलेंडर था बीच में, इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो इसका ये सर्कल था नीचे वाला और जो ये सर्कल था ऊपर वाला, ये दोनों सर्कल तो ढक जा रहे हैं, वो दिख ही नहीं रहे। मतलब कंटेनर का जब मैं पूरा निकालूंगा तो उसमें सिर्फ जो बीच में सिलेंडर है उसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि नीचे वाला और ऊपर वाला सर्कल ढक गया, वो नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर देखो जो ये ऊपर हेमिस्फेयर है और नीचे हेमिस्फेयर है, इनका भी सिर्फ कर्व सरफेस एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, अंदर वाला सर्कल नहीं। तो मतलब क्या है कि जब ये कंबाइंड में आ जा रहा है तो जो ये कंटेनर है इसका तो टोटल सरफेस एरिया निकल रहा है, कंटेनर का टोटल सरफेस एरिया निकल रहा है, लेकिन जो ये टोटल सरफेस एरिया निकल रहा है ये कैसे कैसे आ रहा है, जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स।
ऑफ टू हेमीस्फेयर्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच वाला सर्कल ये ढक जा रहा है, ये भी ढक जा रहा है, इसका कर्व ऊपर वाले का कर्व और नीचे वाले का कर्व। ठीक है, तो जो सिलेंडर था इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता था, अभी मैंने आपको बताया 2πr/h। प्लस में हेमिस्फेयर कितने हैं, 2। ठीक है, 2 से हेमिस्फेयर है। एक हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया था वो मैंने आपको बताया था 2πr²। और ऐसे ऐसे कितने हेमिस्फेयर हैं, 2। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको हम बाद में कैलकुलेट जब करेंगे कॉमन वगैरह लेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको सिंपली बता रहा था कि हम यहाँ पर इसका तो टोटल निकाल रहे हैं, लेकिन इन दोनों का सिर्फ कर्व क्यों आता है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इससे आगे मैं सोल्व नहीं कर रहा, हालांकि हो जाएगा आगे भी। ठीक है, बट सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था। यहाँ पे आते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। देखो वॉल्यूम का मतलब कितनी जगह है। ठीक है, तो कितनी जगह है मतलब अंदर का सारी जगह, अंदर की जितनी भी जगह आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसी की बात करूँ फिर से, ठीक है, तो कितनी जगह है उसमें तो सब कुछ आएगा भाई। हेमिस्फेयर जो है इसमें कितनी जगह आएगी। ठीक है, यहाँ पर जो बीच में सिलेंडर है इसका वॉल्यूम कितना होगा, कितनी जगह है, और जो ऊपर वाला हेमिस्फेयर है इसमें कितना वॉल्यूम है। मतलब जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम तो सबका ही कंबाइंड होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर्स। ठीक है, हेमिस्फेयर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना πr²h प्लस एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3πr³। ये एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो गया। और ऐसे ऐसे कितने हैं हमारे पास, 2। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और फिगर की बात करते हैं। अब जो फिगर की हम बात करेंगे वो क्या होगी कि मान लो मेरे पास ये सिलेंडर था, इसको मैंने नीचे से ऐसे ही रहने दिया, लेकिन ऊपर से एक हेमिस्फेयर रख दिया, तो अब क्या होगा इसका। ठीक है, उसकी बात करते हैं। ये आप पहले उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब देखो जो ये फिगर है ये भी एक कंटेनर की फिगर है, लेकिन इस बार क्या है कि इस बार सिर्फ एक हेमिस्फेयर है ऊपर की तरफ, नीचे हेमिस्फेयर नहीं है। पिछली बार क्या था, ऊपर नीचे दोनों जगह हेमिस्फेयर था। मतलब इस बार बीच में एक सिलेंडर है और सिर्फ ऊपर की तरफ एक हेमिस्फेयर है, और नीचे यहाँ से ये बंद है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ये फिगर बन रही है कंटेनर की, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये बताना है, और वॉल्यूम क्या होगा ये बताना है। तो इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आएगा, और नीचे वाला सर्कल भी आएगा, क्योंकि ये नीचे वाला सर्कल यहाँ पे बंद है। ठीक है, तो मतलब क्या, देखो ये सिलेंडर, इसके ऊपर क्या रख दिया, एक हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाला, लेकिन नीचे वाला सर्कल इस बार आपको दिख रहा है, तो ये नीचे वाला सर्कल भी इस बार आएगा। ठीक है, तो मतलब कि जो कंटेनर है इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 3 चीज़ों से मिलके बनेगा। एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, एक ही हेमिस्फेयर है यहाँ पर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर में आ गया, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, प्लस में यहाँ लिख देता हूँ, प्लस में जो नीचे वाला सर्कल है एरिया ऑफ सर्कल भी आएगा। फिर से बता रहा हूँ, इसका कर्व सरफेस एरिया, ऊपर वाली चीज़ का कर्व सरफेस एरिया और नीचे का सर्कल, सब मिलके पूरा कंटेनर बना रहे हैं। ठीक है, तो जो टोटल सरफेस एरिया कंटेनर का होगा, कंटेनर के लिए तो टोटल है, लेकिन सिलेंडर के लिए सिर्फ कर्व है, हेमिस्फेयर के लिए भी सिर्फ कर्व है, और ये पूरा सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना 2πr² प्लस यहाँ पर जो सर्कल है कितना πr²। ठीक है, इसके आगे सोल्व कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे जब क्वेश्चन कर रहे होंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझ लो। इसके बाद अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में क्या, ये सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि πr² प्लस में ऊपर वाला हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यानी कि 2/3πr³। ठीक है, मतलब वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी, बस हमें एरिया में दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक, और जब भी आपको कुछ कंटेनर वगैरह देंगे तो कंटेनर वगैरह का कर्व नहीं पूछा जाता है, कंटेनर का सिर्फ टोटल पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इतना याद रखना। तो ये कंबाइंड फिगर के 2 एग्जांपल्स हो गए, बाकी के आपको क्वेश्चन के साथ समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1 से। ठीक है, अब देखो जो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1 है इस चैप्टर का, इसकी बात करते हैं। इसमें हमसे बोला गया है राशिद गोट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट,
विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स। मतलब क्या है कि जो राशिद है उसको एक गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट में उसे मिलता है लट्टू, और जो लट्टू है उस पर कोई कलर नहीं है, वो उसको कलर करना चाहता है। इसके बाद बोला कि द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कॉर्न सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फेयर। मतलब जो लट्टू है उसका वो कुछ इस डिजाइन का है जैसे एक हेमिस्फेयर रखा गया हो एक कॉर्न के ऊपर। इसके बाद बोला गया द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड द डायमीटर ऑफ टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। मतलब जो पूरे लट्टू की लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है लट्टू का वो है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया फाइंड द एरिया हैज़ टू कलर टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। मतलब वो एरिया फाइंड आउट करो जिस पे कलर करना है और पाई की वैल्यू बताई गई है 22/7। मतलब यहाँ पर देखो जो लट्टू था वो मैंने यहाँ पे बना दिया, मतलब ये फिगर आपकी बुक वाली है। तो यहाँ पर जो लट्टू है कैसे बना हुआ है, जैसे एक कोन है और कोन के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का जो वो है 3.5 सेंटीमीटर और जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो पहली बात हमें क्या पता है, हमें रेडियस पता है। ठीक है, देखो रेडियस इज इक्वल टू कितना 3.5 डिवाइड बाई 2। ये डायमीटर है तो इसका आधा, ठीक है, इसका आधा इतना क्या हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस पता लग गया। अब मान लेते हैं ये हाइट है कोन की और ये रेडियस था, तो ये भी क्या होगा रेडियस होगा भाई, ऐसे। ठीक है, ये रेडियस, ये भी रेडियस। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, आप ये बात लिख लेना, लेट एच बी दी हाइट ऑफ कोन एंड आर बी दी रेडियस। ठीक है, ये सब आप लिख लेना। तो यहाँ पे देखो जो एच है और आर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरी हाइट बन जाएगी। एच यहाँ से यहाँ तक है, ये एच हो गया, ये आर हो गया, तो एच प्लस आर पूरी हाइट, और पूरी हाइट कितनी है 5 के बराबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एच प्लस आर बराबर आएगा 5 सेंटीमीटर। फिर से बोल रहा हूँ, जो पूरा 5 है दोनों को मिला के आ रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं r माइनस में ले जाऊँ तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस आर। मतलब r की वैल्यू निकाल लो और 5 में से घटा दो, h की वैल्यू पता लग जाएगी। r की वैल्यू कितनी है 3.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट में कैलकुलेशन कई बार कठिन हो जाती है। ठीक है, पॉइंट हटा दिया तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। तो यहाँ पे कितना आया 7/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r की वैल्यू आ गई 7/4। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना है 5 माइनस आर यानी 7/4। 4 5 जा 20 माइनस 7 कितना आया 13। 20 माइनस 7 13 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर। तो हमें एच भी पता लग गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है हमारा, जो टोटल एरिया है इस लट्टू का वो कैसे निकालेंगे। तो टोटल एरिया ऑफ टॉप बराबर होगा जो कोन है इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और जो ऊपर क्या रखा हुआ है हेमिस्फेयर उसका कर्व सरफेस एरिया। ये कौन बन रहा है, इसके ऊपर क्या है हेमिस्फेयर, तो कर्व सरफेस एरिया कौन का निकालो, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का निकालो, दोनों को जोड़ो, टोटल एरिया लट्टू का आ जाएगा। ठीक, लेकिन दिक्कत ये है कि जो हेमिस्फेयर है यहाँ तक तो बात ठीक है, क्योंकि इसका एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, रेडियस हमें पता है। लेकिन जो कोन है इसका कर्व निकालने के लिए आपको जो स्लैंट हाइट है यानी तिरछी ऊंचाई एल जिसे बोलेंगे यहाँ पर जो है ये भी चाहिए, और अभी हमें एल नहीं पता, इसकी तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई या फिर आप यूँ बोलो स्लैंट हाइट हमें भी नहीं पता। तो पहले स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट निकल जाएगी, फिर दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। तो स्लैंट हाइट आप कैसे निकालते हो, देखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है √r² प्लस में h²। ये एरिया कैसे आया, मतलब ये l की वैल्यू कैसे आई, ये मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ बता देता हूँ। देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये मैं नीचे बना रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, ये क्या चीज़ है r, ये क्या चीज़ है स्मॉल h, ये क्या चीज़ है स्मॉल l। ठीक है, और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यहाँ से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 90 के सामने कौन साइड है l, इसका स्क्वायर, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, r² जमा h²। l की वैल्यू लगाओगे तो √ में चला जाएगा ये r² प्लस h²। जब ऐसे स्क्वायर हटाते हैं तो ये प्लस माइनस दोनों में जाता है, बट जो l है एक तरह की लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती तो सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। अब प्लस लगाओ मत लगाओ प्लस ही रहता है वो। तो l की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो आपको ये पता लगा ये कैसे आया। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब ये रफ वक्त था समझाने के लिए, सिर्फ यहाँ पे आ जाओ। देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है बस। तो l इज इक्वल टू √r, r की वैल्यू कितनी है भाई
आर की वैल्यू है यहाँ पर देखो 7/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी है 13/4, तो ये हो जाएगा 13/4 का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू, देखो फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लेंदी होते हैं इस चैप्टर के, और आपसे गलती ना हो इसका सिर्फ एक तरीका है कि आप पेशेंस रखो। मतलब आप एक एक स्टेप आराम से करो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सही होगा। जहां आप परेशान होना शुरू हुए या फिर जल्दी करनी आपने शुरू करी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा पेशेंस ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आप शांति से आराम से एक एक स्टेप कर रहे हो, टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या, √7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। एक और तरीका है कि भाई आपसे गलती ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस स्टेप पे हो सिर्फ उसके बारे में सोचो। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है, उसके बारे में मत सोचो। मतलब अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे सिर्फ ये सोचना है कि मैं ये वाला स्टेप कैसे सही लिखूँ, अगले स्टेप पे जाऊँगा तो सिर्फ अगले स्टेप के बारे में सोचना है, ठीक है। ऐसे हमारा दिमाग फोकस रहता है और गलती कम होती है। तो यहाँ पर देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, तो जब नीचे वाला नंबर सेम होता है तो ऊपर अगर प्लस हो रहा हो तो डायरेक्ट प्लस कर दो, माइनस हो रहा हो तो डायरेक्ट माइनस कर दो। एलसीएम वगैरह के बारे में सोचने की दिक्कत मत लो, क्योंकि नीचे सेम रहेगा तो जो ऊपर है वो करो। तो यहाँ से 60 + 40 कितना होगा 100, और 100 200, 9 और 9 18, तो ये आ गया जोड़ के इनको 218, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, 218 डिवाइड बाई 16 है, ठीक है। तो आपको जल्दी नहीं मचानी, आराम से 218 डिवाइड बाई 16 निकालो रफ में, ठीक है। 218 डिवाइड बाई 16, ये रफ वर्क है लेकिन हम आराम से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 16 1 जा 16, कितना बचा होगा 5, 21 में से 16 गया 5 बचा। ये जो 8 है यहाँ पे उतारा, 16 3 जा 48, कितना बचा यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 यानी 10, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 16 6 जा 96, कितना बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाया, 16 2 जा 32, सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि गलती ना हो। तो 40 में से 32 गया 8, पॉइंट लगा हुआ है 0, 16 5 जा 80, यहाँ बच गया 0। तो यानी कि जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवाइड करने के बाद एल की क्या वैल्यू आ रही है 13.625, ठीक है। अब ये रफ वर्क था तो इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक। तो अब देखो, अब एल की वैल्यू आ गई √13.625। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अंडर रूट निकालते हैं। यहाँ पर क्या है 13.625। देखो अब बिल्कुल मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं इस तरीके से, तो आप वो देख लेना। फिलहाल देखो हल्का हल्का बता देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट के पहले पेयर बनाया, पॉइंट के बाद वाले नंबर का इधर से पेयर बनता है, इसका पेयर बना, इसका नहीं बन रहा तो 0, ठीक। अब हम क्या करते हैं इस मेथड में, यहाँ पर हम स्क्वायर देखते हैं, किसका स्क्वायर इससे जस्ट कम है या बराबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर में। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, कम है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अभी भी कम है, 3 का स्क्वायर 9, अभी भी कम है 13 से, 4 का स्क्वायर 16, ज़्यादा हो गया 13 से, मतलब 4 तक नहीं जाएंगे, हम 3 पे रहेंगे, ठीक है। कहाँ तक जा रहे हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 × 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो अब इसको माइनस करोगे, 13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया, कितना बचा 4। अब हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर नंबर है इसका डबल यहाँ कॉपी करते हैं, 3 का डबल 6, फिर से बोल रहा हूँ, इसका या तो डबल करो या फिर इन दोनों को जोड़ो, 3 और 3 6, ठीक है, बात एक ही आनी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला नंबर उतारेंगे, मतलब जोड़ा उतारते हैं पूरा, इसमें एक नहीं उतारते हैं, पूरा पेयर, इसीलिए पेयर बनाया था 6 2, ठीक है। तो जब पेयर उतारा है वो दशमलव के बाद वाला है तो पहले यहाँ पे दशमलव बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 6 को कुछ नंबर, जो भी नंबर आया उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हमें सोचना होता है ऐसे किससे मल्टीप्लाई करेगी इसके आसपास आंसर आए, और जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे वो यहाँ भी लिखोगे। मतलब मान लो कि मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 7 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, मतलब ये 6 ना होकर 67 हो जाएगा, ये रूल है यहाँ का, ठीक है। तो 7 7 जा 49 कैरी हुआ 4, 7 6 जा 42 और 4 46, ये तो ज़्यादा हो गया हल्का सा,
यहाँ पर क्या है 462, मान लो अगर मैं 7 लेता तो ये कितना हो जाता 469, थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा हो रहा है 62 69, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, हल्का सा फ़र्क है तो लगभग लगभग यही वैल्यू आपको मिलने वाली है, बट फिर भी तरीके से करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो मैं 7 नहीं ले सकता क्योंकि 7 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इससे एक कम लूँगा, कितना 6। लेकिन अगर मैं अब 6 लूँगा तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, जैसे पहले 7 था तो 7 लिखना पड़ा था। तो 6 6 या 36 का 6 कैरी हुआ 3, 6 6 या 36 और जो 3 कैरी हुआ था 39, तो यानी कि 6 लिया तो 3 9 6 आया। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, 15 में से 9 गया 6 बचेगा, 0 बचा। ठीक, अब क्या करेंगे, जैसे पिछली बार 3 का डबल 6 किया था वैसे ये पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट हटा दो तो क्या है 36, 36 का डबल कर दो, 36 का डबल कितना 72। ठीक है, तो कितना आ गया 72। अब क्या करूँगा मैं, अब फिर से एक पेयर उतारूँगा यहाँ पे 5 और ये 0, पेयर उतार लिया मैंने। अब फिर से मुझे क्या करना है, मुझे अंदाज़ा लगाना है 72 के आगे क्या लिखूँ, मल्टीप्लाई करूँ कि इसके आसपास आए। ठीक है, तो ये अंदाज़ा लगेगा आपको 9 के आसपास। ठीक है, इसके 2 डिजिट हटा दो, इसका 1, 7 9 जा 63, 9 के आसपास जाएगा ये। ठीक है, तो 9 9 जा 81, कैरी हुआ 8, 9 2 जा 18 और 8 26 का 6 कैरी हुआ 2, 9 7 जा 63 और जो 2 कैरी हुआ था 65। तो कितनी बार गया 9 बार। ठीक है, तो 9 बार गया, कितना आया 6 5 6 1। ठीक है, अब 9 यहाँ लिखा है तो 9 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, रखना। अब इसके आगे घटा के क्या आएगा, जोड़ के क्या आएगा, हमें टेंशन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि देखो जो आपको रेडियस दी गई थी वो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक का उसमें था, तो हम जो एल निकालेंगे वो भी पॉइंट के एक डिजिट बाद तक का निकालेंगे। हमने 2 तक इसलिए निकाला ताकि मैं राउंड ऑफ करूं और इसे हटाऊं जब, तो मुझे पता लग पाए कि मैं कैसा नंबर हटा रहा हूँ। अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता है तो ये नंबर एक ज़्यादा हो जाता है। देखो 9 जो है वो 5 से ज़्यादा है, ये 5 से ज़्यादा है, इसको मुझे हटाना है, तो इससे पहले वाला जो था उससे एक ज़्यादा आएगा, यानी 3.6 की जगह क्या लिखूंगा मैं 3.7। फिर से बोल रहा हूँ, देखो 2 डिजिट थे, मुझे एक गायब करना है, रेडियस में सिर्फ एक डिजिट तक दिया हुआ है, तो यहाँ भी मैं एक डिजिट तक लूँगा। दूसरा मैंने इसीलिए निकाला है ताकि जब ये देख पाऊँ कि वो 5 से बड़ा है कि नहीं, 5 से बड़ा होगा तो इसको एक ज़्यादा करना पड़ता है राउंड ऑफ करने के लिए। तो 3.6 से क्या बन जाएगा 3.7, मतलब कि एल की वैल्यू आ गई 3.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स। एग्जैक्टली नहीं आई है, अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्स माने लगभग लगभग, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया। ठीक है, हमने पूरा नहीं निकाला, तो लगभग लगभग जो एल है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि जो एल है, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ, जो एल है उसकी वैल्यू आए 3.7 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो बाकी चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी कर लेना, ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए आगे का क्वेश्चन करने के लिए। एल हमारे पास आ चुका है 3.7 लगभग। ठीक है, तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ टॉप। ठीक है, या फिर यूँ बोल लो टोटल एरिया ऑफ टॉप। टोटल एरिया जो टॉप का होगा वो कैसे होगा, ये बराबर होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर या फिर हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है भाई 2πr² प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया अभी बताया था πrl। ठीक है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई इसके पास है, पाई इसके पास है, कॉमन ले लो। यहाँ पे r का स्क्वायर है, यहाँ पे एक r है, तो एक r कॉमन आ जाएगा। देखो पाई बाहर आ चुका है, 2 तो बचा हुआ है, 2 अंदर रहेगा, आर स्क्वायर में से एक r बाहर आया है, एक r बचा हुआ है, प्लस पाई बाहर आ चुका है, r बाहर आ चुका है, l बचा हुआ है। ठीक है, आराम से करो, शांति से, कोई गलती नहीं होगी। पाई की वैल्यू हमसे बोला गया था यूज़ करनी है 22/7। ठीक है, यूज़ कर लेते हैं, इंटू में r की वैल्यू 7/4 आई थी। ठीक है भाई, 7/4 लिख देते हैं। 2 इंटू में r की वैल्यू कितनी है, फिर से वही 7/4 प्लस में l की वैल्यू अभी निकाली थी मैंने 3.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स, तो 3.7 लगभग। ठीक है, तो जो एरिया आएगा उसमें भी हम अप्रोक्स लिखेंगे। अभी मैं यहाँ पे यूनिट वगैरह नहीं लिख रहा, अभी मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 2 2 जा 4, 2 से कटा तो 11 आया यहाँ पर। ठीक है, तो जो जो बचा है लिखते जाओ, 11 यहाँ बचा है ऊपर और नीचे बचा है 2।
यहाँ पे आ जाओ जरा, 2 से काटोगे तो 2 2 जा 4, कितना बचा 7/2, ठीक है, ऊपर 7 नीचे 2, प्लस में कितना है 3.7, यहाँ पर ये पॉइंट में इसको भी पॉइंट बदल लेते हैं, 7/2 कितना होता है 3.5, ठीक है, 7 का आधा कितना होता है 3.5, आपको पता होगा ये। तो यहाँ पे 7/2 की जगह में मिटा के सीधा क्या लिख दे रहा हूँ 3.5, आपको समझ में आ गया होगा। 3.5 और 3.7 ऐड कर लो, ठीक है, डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते तो ऐसे करना, बस गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, ठीक है, कितना है यहाँ पे 7.2। तो यहाँ से जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो 7.2 आ रहा है, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 11/2 बाहर बचा हुआ है, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 7.2। इसको काटोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 और 2 12, यानी 2 6 जा 12, एक पॉइंट, यहाँ आ गया 11 गुणा में 3.6 3.6, तो 11 6 जा 66, कैरी हुआ 6, 11 3 जा 33, 33 और 6 39, एक के बाद पॉइंट है यहाँ पॉइंट, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स लिखोगे यहाँ पे भाई, लगभग आया ये एरिया, ठीक है। तो यानी कि जिस एरिया पे उसे कलर करना है, टोटल एरिया ऑफ टॉप वो आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। तो ये था पहला एग्जाम्पल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप आराम से करो, हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखना है। इसमें हमसे बोला गया है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 cm. Find the total surface area of the block. Take pi is equal to 22/7. मतलब कि देखो यहाँ पर जो आपको फिगर दी गई है ये एक ब्लॉक की फिगर है। ये ब्लॉक दो तरह के सॉलिड से मिलकर बना है, एक है क्यूब जो नीचे रखा हुआ है, उसके ऊपर रखा हुआ है एक आधा गोला यानी हेमिस्फेयर। जो क्यूब है इसकी जो साइड है या इसका जो एज है वो है 5 सेंटीमीटर, और जो हेमिस्फेयर है इसका जो डायमीटर है वो है 4.2 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया है जो ये सॉलिड बना, जो ब्लॉक बना है, इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो सबसे पहले हमें क्या क्या पता है नोट कर लेते हैं। हमें पता है इसका डायमीटर, और डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर था 4.2, उसका आधा कर दो, 2.1 रेडियस आ गई। फिर बात करते हैं जो इसका एज है इसको ए बोल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए, यानी कि ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि जो ये सॉलिड है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले आप पूरे क्यूब का एरिया निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², लेकिन यहाँ पर हमें पूरे 6 के 6 जो इसके फेसिस है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5 तो पूरे नजर आएंगे, 4 किनारे के एक नीचे का, लेकिन ऊपर वाले पे क्योंकि आधा गोला रखा हुआ है तो हमें पूरा नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ एरिया माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, देखो मैं समझाता हूँ। ये ऊपर वाला जो फेस है ये मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक, समझ लो आप इसे ऊपर से देख रहे हो। इसके ऊपर आपको ये जो आधा गोला है, ठीक है, ये रख देना है, ठीक है, जो हेमिस्फेयर है ये इसके ऊपर रख देते हैं। अब हेमिस्फेयर का डायमीटर इससे छोटा है, ये साइड कितनी है 5, लेकिन हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना है 4.2, मतलब इसको टच नहीं कर रहा है बीच में ये, ठीक है ना, इसका डायमीटर से छोटा है। तो देखो ये जो एक सर्कुलर बेस बन रहा है जहाँ पे टिका हुआ है हेमिस्फेयर, ठीक है, ये हिस्सा में नजर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि हिस्सा ढक जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब क्या कि देखो ये वाला हिस्सा जहाँ पे मैं कांटा लगा रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ या शेड कर रहा हूँ, इसको मैंने ढक दिया, अभी आपको नजर नहीं आ रहा है। मतलब कि 6a² में तो सारा एरिया आया था, लेकिन ये सर्कुलर पोर्शन वाला एरिया आपको नजर नहीं आ रहा है, तो वो आप माइनस करोगे। प्लस एक चीज और आपको नजर आ रही है ना भाई, भले इसके नीचे वाला नहीं नजर आ रहा, ये चीज तो नजर आ रही है ना जहाँ पे मैं स्केच चला रहा हूँ, ये ठीक है, मार्कर चला रहा हूँ। मतलब क्या कि जो ये हेमिस्फेयर है इसका तो कर्व सरफेस एरिया आपको नजर आ रहा है ना, तो मतलब हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया इसमें जोड़ देंगे, और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। दोबारा समझा तो मैंने क्या किया, मैंने सारा का सारा एरिया निकाल लिया क्यूब का, लेकिन क्यूब के ऊपर वाले फेस में से जो ये टिका हुआ है, जहाँ पे सर्कल बन रहा है, जहाँ पे बेस ये टिका होगा इसका, ये आधा गोला, वो हमें नजर नहीं आ रहा, माइनस कर दिया। लेकिन जो ये आधा गोला है इसका ये कर्व सरफेस हमें नजर आ रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया हमने जोड़ दिया। सब कुछ मिला के टोटल जो भी सॉलिड बन रहा था, सॉलिड ब्लॉक, उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a², ठीक है, 2πr² में से 1πr² माइनस कर दो,
तो 1πr² बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2πr² थे, यहाँ पे सिर्फ 1πr² है तो ये बच गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और क्या करेंगे, 6a की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया इंटू में 5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर था, प्लस पाई की वैल्यू बोली गई थी भैया 22/7 लेनी है, ठीक है। r² की वैल्यू कितनी है 2.1, तो उसका स्क्वायर मतलब 2.1 इंटू में 2.1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 1 जा 7 3 जा 21, एक पॉइंट लग जाएगा। यहाँ कितना बचा हुआ है 22 इंटू 21 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, दो के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो यहाँ से कितना 25 6 जा कितना होता है 150 प्लस 22 का टेबल मैंने कहा था याद कर लेना, बहुत काम आता है। 22 3 जा 66 कैरी हुआ 6, 22 6 जा 132 और जो 6 कैरी हुआ था 138, दो के बाद पॉइंट, दो के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो 150 में ये जोड़ना है, जोड़ते कैसे हो पॉइंट वाला, देखो 150 ही रहा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है जब आप जोड़ रहे होते हो तो इसके पास तो पॉइंट ही नहीं है कहीं, तो समझ लो यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट आएगा। पॉइंट के पहले क्या है 3 1 3 1, पॉइंट के बाद क्या है 8 6, जहाँ वो कुछ नहीं है वहाँ 0 समझो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 8 3, ठीक है, यहाँ से 5 और 1 6, 1 और 0 1, कितना हुआ ये 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये था टोटल ब्लॉक का एरिया। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अब देखो जो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे बोला गया है a wooden toy rocket is in the shape of cone mounted on a cylinder as shown in figure 13.8. The height of the entire rocket is 26 centimeter, while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter 5 centimeter, while the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. If conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. Take pi is equal to 3.14. मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी में फिगर बनी है, ये एक खिलौने की फिगर है। खिलौना एक रॉकेट का मॉडल है जो कि लकड़ी से बना हुआ है। इसमें ऊपर एक कॉन है और नीचे उसके एक सिलेंडर लगा हुआ है, और हमें बताया गया है कि जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट का मतलब कॉन और सिलेंडर की हाइट मिला के जो खिलौने की टोटल हाइट आएगी वो है 26 सेंटीमीटर। जो कोन है इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर, और जो कोन है इसकी रेडियस मतलब इसका बेस डायमीटर, और जो कोन है इसका जो डायमीटर का बेस है, और जो कोन है इसका जो डायमीटर है वो है 5 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर है इसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, ठीक। इतना हमें बताया गया है। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि अगर कोन वाले हिस्से को हमें ऑरेंज से पेंट करना है और सिलेंडर वाले हिस्से को हमें येलो से पेंट करना है, तो कितना कितना एरिया इन कलर से पेंट होगा, ऑरेंज से कितना पेंट किया जाएगा और येलो से कितना पेंट किया जाएगा, वो एरिया हमें बताना है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो नोट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो कोन था इसकी हाइट को मैंने h1 बोल दिया और कोन की रेडियस को मैंने r1 बोल दिया। जो सिलेंडर है इसकी हाइट को मैंने h2 बोल दिया और इसकी रेडियस को मैंने r2 बोल दिया। यहाँ से देखो या फिर यहाँ से देखो, ठीक है, ये r2 हो गई। अब जो भी डेटा था यहाँ पे लिखते हैं एक बार। तो रेडियस ऑफ कोन r1 हो गई, ठीक है, रेडियस ऑफ कोन कितनी है r1, और कोन का डायमीटर कितना है 5, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, यानी रेडियस हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट में इसलिए बदला क्योंकि 2.5 का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 25 का स्क्वायर आता है तो 2.5 का भी आ जाएगा। इसके बाद है हाइट ऑफ कोन h1, कोन की हाइट डायरेक्ट बताई गई है 6, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। इसके बाद है रेडियस ऑफ सिलेंडर r2, ठीक है, r2 क्या है सिलेंडर की रेडियस, पूरा डायमीटर कितना है 3, तो रेडियस 3/2 कितना हो जाएगी 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है हाइट ऑफ द सिलेंडर h2। अब जो सिलेंडर की हाइट h2 है ये कैसे निकालेंगे, देखो टोटल हाइट कितनी है 26,
टोटल हाइट कैसे आ रही है, H2 और H1 मिला के। तो अगर मुझे H2 निकालना है तो इस टोटल 26 में से ये वाली हाइट कितनी है, 6, ये माइनस कर दूँ, यानी कि H2 की वैल्यू कितनी होगी, 26 माइनस 6, भाई टोटल 26 थी, ऊपर वाली 6 हटा दो, नीचे वाली बच जाएगी, यानी कितना 20 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें हमें पता लग गई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ऑरेंज पार्ट है उसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, एरिया ऑफ ऑरेंज पार्ट। तो एरिया ऑफ ऑरेंज पार्ट के लिए मुझे कौन की स्लैंट हाइट चाहिए होगी, यानी कि इसका एल चाहिए होगा। तो पहले एल निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो एल है ये किसके बराबर आएगा, एल बराबर आएगा √r² प्लस में h², ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, एल की वैल्यू और आर की वैल्यू, मतलब आर और एच की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है, कौन सा आर लेंगे यहाँ पे हम, कौन का, तो कौन की रेडियस कितनी है 2.5, तो यहाँ पे आ गया 2.5 का स्क्वायर। हाइट किसकी लेंगे, कौन की हाइट क्या है h1, तो यहाँ पे h1 और r1 लिखोगे आप, ठीक है। h1 की वैल्यू कितनी 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये कितना आ गया 2.5, देखो 25 का स्क्वायर याद है आपको 625 होता है, तो यहाँ पे 2.5 था तो 2 के बाद 0.1 2, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो 2 बार नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा ऐसे, 2.5 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करके 6.25 आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 और 1 ये 2, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, इन दोनों को जोड़ लो यार, 36 और 6 42, यानी 42.25, ठीक है। इतने के बाद क्या करेंगे हम इसका, ठीक है, इतने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसका अंडर रूट लेंगे, तो फिर से अंडर रूट वाला तरीका भाई अपना, यहाँ क्या है 42.25, किसका स्क्वायर इससे जस्ट कम होता है 6 का, 6 6 जा 36, 7 का करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 जा 49, इसलिए हम 6 पे रुक जाएंगे, इसमें से ये घटाया 6 बचा, ठीक है। फिर ये उतार लिया, पॉइंट के बाद वाला उतार रहे हैं, पहले पॉइंट लगा दो, ठीक। अब 6 का डबल कितना 12, यहाँ से इसका डबल करते हैं, मैंने बताया था। फिर जो आप जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसके आगे भी लिखोगे, यानी कि अगर मैं 5 के आसपास जाएगा ये, ठीक है, 5 से करो तो 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, 5 5 जा 25, कैरी हुआ 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी हुआ 1, 5 1 जा 5 और 1 6, यानी 5 लिखने पे काम बन जा रहा है, ठीक है, 6 2 5, ठीक। तो मतलब क्या, इसका जो अंडर रूट आया वो कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू हमें पता लग गई, ठीक है। तो एल जैसे ही पता लगा अब सारा क्वेश्चन आसान है। अब देखो एल कितना है 6.25, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, यहाँ पे जगह चाहिए। तो एल की वैल्यू जो आई बस वो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ ताकि हम यूज़ कर सकें। अभी एल की वैल्यू मैं नीले से नोट कर रहा हूँ, एल की वैल्यू कितनी आई है 6.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एरिया जो ऑरेंज से पेंट किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ऑरेंज पार्ट, ठीक है। ऑरेंज पार्ट वाला एरिया कैसे निकालेंगे हम, देखो अगर ये क्वेश्चन आपको अब तक समझ में नहीं आया कैसे रखा हुआ है तो इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल बना दूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये कौन है और कौन के यहाँ पर एक सिलेंडर लगा हुआ है, समझ रहे हो। अब ये सिलेंडर वाला हिस्सा छोड़ दो और जो कौन वाला हिस्सा है ये हमें पेंट करना है ऑरेंज से। तो कहाँ कहाँ पेंट करोगे, पहली बात तो देखो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का यहाँ पे पेंट करोगे, कर्व सरफेस एरिया हो गया πr/l प्लस कौन का और पोर्शन बचा क्या, कोई बिल्कुल बचा हुआ है यार, ये जो किनारे किनारे पे एरिया दिख रहा है, ठीक है, इसके पीछे जस्ट, ठीक है, तो ये एरिया भी तो पेंट होगा। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया देखो समझो थोड़ा, मान लो ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है, देखो ये सर्कल जो कौन का बेस वाला सर्कल नजर आ रहा है वो ये चीज़ है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये सर्कल है। अब इस पे क्या लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है एक सिलेंडर, तो मान लो ये सिलेंडर ऐसे आके चिपक गया इस पे, ठीक। तो देखो जो एरिया इसने ढक लिया वो तो पेंट नहीं होगा, लेकिन किनारे किनारे पे जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये लाल वाला, ये तो पेंट होगा ना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर इस सर्कल को मैं ऐसे यहाँ बड़ा सा बनाऊँ तो इस सर्कल पे ये चीज़ ऐसे लगी हुई है, ठीक है, कौन की नोक समझ लो अंदर गई है इसके। तो ये जो एरिया बन रहा है इतना सा, इसको तो पेंट नहीं कर पा रहे हम, पेंट कहाँ कर रहे हैं सिर्फ किनारे किनारे वाले को। तो मतलब ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लो, बड़ा वाला जो सर्कल होगा उसका एरिया हो जाएगा πr/1 का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी वाली रेडियस 1 है, इसमें से छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा πr/2 का स्क्वायर। छोटी वाली जो रेडियस है वो r2 है और जो बड़ी वाली रेडियस है वो r1 है। यहाँ से आप देख सकते हो बड़ी वाली रेडियस r1, छोटी वाली r2, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये हमने ऐसा क्यों किया, ये कर्व सरफेस एरिया ये रहा
और जो किनारे किनारे रिंग जैसा बन रहा है, ठीक है, उसका एरिया ये रहा। ठीक, तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब आगे करते हैं। देखो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है। पाई कॉमन ले लो यार, पहले पाई कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा आर इंटू एल, यहाँ बचा आर इंटू एल प्लस पाई कॉमन ले लिया, यहाँ बचा हुआ है आर वन का स्क्वायर माइनस पाई कॉमन लिया, यहाँ बचा हुआ है आर टू का स्क्वायर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, हमें याद रखना इस क्वेश्चन में बोला गया था यूज पाई इक्वल टू 3.14। आर की वैल्यू बताओ, आर कौन सा है ये, देखो एक बार मैं लिखना भूल गया 1 2, ये पाई आर एल कौन के लिए है, कौन की रेडियस थी R1, यानी कि पाई R1 L है। ठीक है, तो ये R1 बचेगा, तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी 2.5, तो ये आ गया 2.5 इंटू में L अभी निकाला था 6.5, यहाँ लिख दो 6.5 प्लस R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 2.5, तो इसका स्क्वायर कर दो यार, फिर माइनस R2 का स्क्वायर, R2 कितना है, R2 है हमारा 1.5, तो यहाँ लिख दो 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.14। अब यहाँ से आपको 25 का टेबल डायरेक्ट आता है, तो रफ में करने की जरूरत नहीं है, समझ लो ये 2.5 नहीं 25 है, पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो 25 5 जा होता है 125। ठीक है, 125 में से मैंने 5 यहाँ लिखा, 12 समझ लो कैरी गया। फिर 25 6 जा कितना होता है 150, 150 में 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 162। ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, दो के बाद पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ दो के बाद पॉइंट लग गया, फिर प्लस ये है 2.5 का स्क्वायर। 2.5 को थोड़ी देर के लिए 25 समझो, 25 का स्क्वायर याद है 625 होता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ एक के बाद पॉइंट था, लेकिन इसमें दो के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है ना, रीजन वही है, 2.5 इंटू 2.5 है तो दो बार डेसिमल प्लेस आ जाएगा, यानी कि दो के बाद माइनस 1.5 है, इसको आप थोड़े के लिए 15 समझो। 15 का स्क्वायर आप जानते हैं 2 to 5 होता है, लेकिन ये पॉइंट था तो यहाँ दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1.5 इंटू 1.5, एक और एक दो के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ है 3.14, एक बार देख लूँ बोर्ड में आ रहा है, हाँ ठीक है। इसके बाद देखो 16.25 और 6.25, ठीक है, इसको आप जोड़ोगे 5 और 5 10 का 0 कैरी हुआ 1। ठीक है, ऐसे करके जोड़ना है इसको, 16.25 प्लस में कितना है 6.25, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 पॉइंट लगाया, 6 6 12 का 2 हासिल 1 और 2, कितना आ गया 22.50। ठीक है, ये आ गया। इसको और इसको जोड़ने पे इसमें से क्या माइनस करना है 2.25। ठीक है, 2.25 माइनस करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 3.14। ठीक है, सीधा सीधा कर सकते हो यार, यहाँ पे इसमें से 2 जाएगा और इसमें से इतना जाएगा, यानी बचेगा 25 और ये बचेगा 20, तो ये बचा 20.25 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3.14 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसका आंसर और इसको रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20.25 है, ठीक है, अलग कलर से करता हूँ मैं इसको ताकि आपको ये नज़र आए। देखो यहाँ पर हमारे पास है 20.25 और मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, 3.14 से 4 5 जा 20 का 0 कैरी हुआ 2, 4 2 जा 8 और 2 10 का 0 कैरी हुआ 1, 4 0 0 और जो 1 कैरी था 4 2 जा 8। ठीक, इसके बाद 1 की बारी आएगी, एक क्रॉस लगाओ, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 0 और ये 2, फिर 2 बार क्रॉस लगाओ, 3 5 जा 15 का 5 कैरी हुआ 1, 3 2 जा 6 और 1 7, फिर 3 0 0, 3 2 जा 6, कितना आया ये 0, ये 5 5 2 7 और 1 8, 8 और 7 15 का 5 हासिल गया 1 2 और 1 3 और ये 6, यहाँ 2 के बाद पॉइंट, यहाँ 2 के बाद पॉइंट, 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4, यानी यहाँ पॉइंट लगाओगे तो कितना आया 63। फाइनल आंसर होगा हमारा 63.5850 5850 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो डेसिमल के बाद यहाँ लास्ट में 0 ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये एरिया होगा जो ऑरेंज से पेंट होगा। और ये रफ वर्क था तो इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ। अब बात करेंगे एरिया ऑफ येलो पार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आराम से। ठीक है, येलो पार्ट की बात करते हैं भैया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज की जगह क्या लिख दिया, येलो।
ठीक है। येलो पार्ट का एरिया क्या होगा, देखो येलो कहाँ कहाँ पे पेंट हो रहा है, एक तो जो सिलेंडर है, ठीक है, इसके कर्व सरफेस एरिया पे होगा, यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr/h, रेडियस कौन सी r2, h कौन सा हाइट 2, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेंडर की रेडियस है और सिलेंडर का हाइट है वो मैंने 2 से डिनोट किया, r2h2। एक ये हो जाएगा प्लस, देखो ऊपर वाला हिस्सा जो सिलेंडर का था, ऊपर वाला जो सर्कल था इधर वाला, वो तो ऐसे टच हुआ था, उस एरिया को पेंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको पेंट करेंगे और जो नीचे वाला सर्कल था इसके, ठीक है, जो नीचे वाला सर्कल था इसको भी पेंट करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया में किनारे किनारे पे हो गया, नीचे वाला जो सर्कल है इसका एरिया πr2 का स्क्वायर, r2 इसलिए क्योंकि इसकी रेडियस को r2 बोला है, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक बार कॉमन लेते हैं, पाई यहाँ पे, पाई यहाँ पे, मैंने पाई कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से ना क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे r2 है, यहाँ पे r2 का स्क्वायर है, तो r2 कॉमन आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा हुआ है, h2 कॉमन नहीं लिया, ये बचा हुआ है, प्लस पाई बाहर ले लिया है, r का स्क्वायर था, एक r बाहर है तो एक r बचा रहेगा। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 3.14, r2 रखना है, याद रखना है, यहाँ पे r2 की वैल्यू 1.5, ये आ गया 1.5, 2 इंटू में h2 रखना है, h2 की वैल्यू 20, प्लस में r2 रखना है, r2 की वैल्यू 1.5। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, बाहर की मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 15 का टेबल आपको आता होगा, इसको पूरा 15 समझो, भी थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ। 15 4 जा 60 का 0 कैरी हुआ 6, ठीक है, फिर 15 1 जा 15 और जो 6 कैरी हुआ था, ठीक है, 15 + 6 21 का 1 कैरी हुआ 2, 15 3 जा 45 और जो 2 कैरी हुआ था 47। यहाँ एक के बाद पॉइंट, यहाँ दो के बाद पॉइंट, तो एक और ये दो, तीन के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दो। अंदर क्या बचेगा देखो, 22 जा 40 यानी कि 40 हो गया, 40 में 1.5 जोड़ोगे यानी 41.5, 41.5 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला जीरो ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाला जीरो हटा रहा हूँ, मतलब हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखो इसको रफ में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर है 41.5, ठीक है, तो 41.5, बाहर क्या है, बाहर है 4.71, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, तो 5 7 जा 35, 35 का 5 कैरी हुआ 3, 5 4 जा 20 और 3 23, एक क्रॉस लगाया, 1 से करोगे तो वही आ जाएगा जो है, फिर डबल क्रॉस लगाओगे, फिर 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 का 8 कैरी हुआ 2, 4 4 जा 16 और 2 18, तो यहाँ बचा हुआ है 5, 5 और 1 6 और 7 3 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 8 और जो ये 2 10 4 14 और हासिल 1 15 का 5, फिर यहाँ पे 19। तो यहाँ पर देखो 1 और 2 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 यानी यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो ये एरिया आएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो रफ वर्क था ये मिटा दो, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी मिलता है अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।